नमस्कार। आज मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अपनी समझ आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को किए जाने के 8 साल बाद देश एक बार फिर अंगड़ाई लेता है पूर्ण स्वराज के संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूटते हुए 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया जाता है। 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर देशवासियों को आह्वान किया जाता है कि 26 जनवरी को आज़ादी दिवस मनाएं। यह इतिहास का वह मोड़ है जहां आज़ादी का संघर्ष चैरिटी से बाहर निकलकर इंसाफ की राह पकड़ता है, डोमिनियन स्टेटस के निगोसिएशन से बाहर आता है और आज़ादी के सपनों में नया रंग भरने को तैयार होता है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी की बुनियाद पर हमारा अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1930 की पहली सुबह पूर्ण स्वराज के संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बज उठता है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी फैसला करती है कि इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी करेंगे और गांधी जी फैसला करते हैं कि आंदोलन का आगाज 1982 में बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के साथ किया जाएगा। इससे पहले साबरमती आश्रम से एक पैदल यात्रा निकाली जाएगी जो समंदर के किनारे बसे हुए गांवों से होते हुए दांडी तक पहुंचेगा। कानून वापसी की मांग नहीं होगी, हम कानून को मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। गांधी जी के आंदोलन में झूठ और हिंसा की जगह तो पहले से ही नहीं थी। इस बार विनम्रता एक नया हथियार बनकर आया और अवज्ञा एक नई ताकत बनकर। नमक कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार ने आम जनता से नमक बनाने का हक छीन लिया था। 1982 से पहले जनता अपना नमक आप बनाया करती थी और इस पर कोई टैक्स भी नहीं था। अब टैक्स भी कई गुना बढ़ा दिया गया। लोग परेशान थे बढ़ती महंगाई और घटती आय की वजह से। गांधी जी ने इसे समझा, महसूस किया कि नमक एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की जरूरत है और इसमें वो ताकत है कि जाति, धर्म, देश के नाम पर बटे हुए जाति, धर्म, भाषा के नाम पर बटे हुए देश के अपने समाज को यह एकजुट कर सके और खड़ा कर सके। इस तरह से अंग्रेजी राज के समक्ष सविनय आंदोलन ने एक नई चुनौती पेश की। 290 किलोमीटर चलकर 6 अप्रैल को यह यात्रा दांडी गांव पहुंच गई। यात्रा शुरू तो हुई थी महज 78 लोगों के साथ, जिसमें गांधी जी खुद भी शामिल थे। उन्हें सघन परीक्षण दिया गया था हिंसक हमलों के सामने अहिंसक तरीके से डटे रहने की, लेकिन यूं यात्रा निकलती गई, इसमें लोग शामिल होते गए और दांडी पहुंचने के पहले इसमें लगभग 50,000 लोग शामिल हो चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पहले व्यापक तैयारी की गई थी। 11 सूत्री मांगों की एक सूची बनाई गई। इसमें किसानों, व्यापारियों और आम जनता की मांगें शामिल थी। मार्च शुरू करने के पहले 2 मार्च को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा कि अगर वे कांग्रेस की मांगें मान लेते हैं तो नमक सत्याग्रह सहित सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम स्थगित किए जा सकते हैं। इरविन साहब के पल्ले नहीं पड़ा यह सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह कौन सी चीज होती है। इरविन ने गांधी से मिलने से इनकार कर दिया और मांगे भी नहीं मानी।
आखिरकार 12 मार्च को 77 साथियों को लेकर गांधी जी चल पड़े दांडी की ओर। सफ़ेद धवल खादी वस्त्रों में जब लोग जुड़ते चले गए, इससे एक कारवां बनता चला गया। देसी और विदेशी मीडिया ने इसे लहराती हुई सफ़ेद नदी का नाम दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की। यात्राएं और कार्यक्रम वहाँ भी हुए जहाँ जहाँ समंदर नहीं थे और नमक बनाकर नमक कानून नहीं तोड़ा जा सकता था। इसी के साथ साथ देश भर में शराब की दुकानों, विदेशी सामान बेचे जाने वाले दुकानों के सामने पिकेटिंग की गई। उधर गांधी जी दांडी मार्च निकाल रहे थे, इधर यूपी में नो रेंट नो रेवेन्यू का नारा देकर जवाहरलाल नेहरू जन सैलाब का नेतृत्व कर रहे थे। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजौर में, खान अब्दुल गफ्फार खान ने के नेतृत्व में, खुदाई खिदमतगार ने पेशावर में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार जागा था। बिहार में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था। यह वो टैक्स था जो सरकारी संरक्षण में जमींदार लगाते थे। वहाँ की बोलचाल की भाषा में इसे हफ्ता भी कहा जाता था। दक्षिण और मध्य भाग से आदिवासी उठे जंगल कानून के खिलाफ, जंगल कानून मानने से इनकार कर दिया। असम में चुनिंगम सर्कुलर के खिलाफ छात्र उठे। इस सर्कुलर के हिसाब से आंदोलन में भाग लेना एक किस्म का अपराध था और किसी को भी इस आंदोलन में भाग लेने की मनाही थी। फिर भी छात्रों ने जमकर हिस्सा लिया। सविनय अयोग्य आंदोलन असल में असहयोग आंदोलन की अगली कड़ी थी। इसमें असहयोग आंदोलन के सारे तत्व शामिल थे। असहयोग तो करेंगे ही, अवज्ञा भी करेंगे, इसीलिए इसके बड़े सख्त नियम बनाए गए थे। टैक्स से दबी हुई जनता टैक्स देने से इनकार करेगी, विदेशी उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेगी, फसलों में से हिस्सा नहीं देगी सरकार को। अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, कॉलेज, सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस सहित सभी तरह की नौकरियों को छोड़ने का भी आह्वान किया गया था। सरकार द्वारा आयोजित किसी भी तरह के चुनाव या अन्य अभियान में भागीदारी न करने का फैसला भी लिया गया था। जाहिर था कि टैक्स न देने से सरकार के राजस्व में कमी आएगी और सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी न लेने की वजह से सरकार चलाना भी एक बिंदु पर आकर मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार तिल मिलाएगी और दमन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए बहुत ही कठिन नियम बनाए गए थे। 5 मार्च को 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके नियमों की घोषणा की गई। इसे 2 फेजों में बांटा गया। पहले चरण में नमक सत्याग्रह और जहाँ जहाँ नमक नहीं बनाया जा सकता था वहाँ पिकेटिंग, विदेशी सामानों की खरीद बिक्री केंद्र पर पिकेटिंग, शराब बेचे जाने के केंद्रों पर पिकेटिंग। और दूसरे फेज में था टैक्स न देना। कार्यक्रम के लिए रोजाना के आंदोलन के लिए रोजाना के कार्यक्रम तय किए गए। पूरा देश ही एक तरह से आंदोलन में तब्दील हो गया। सूरज के उगने से पहले ही धरती और आकाश तरह तरह के नारों और गानों से गूंजने लगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्री पुरुष, सब के सब शामिल होने लगे। उम्मीदों से भरी सुबह में रोजाना विश्वास का नया सूरज चमकने लगा। इस तरह तरह के गीत रचे जाने लगे, गाए जाने लगे। आंदोलन में चरित्र, संघर्ष और सृजन की ताकतें एकाकार होने लगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत हैं, सो जागत हैं वो पावत हैं। जैसे गानों के साथ सुबह होती और पूरा दिन आंदोलन में ही गुजर जाता।
यह सिलसिला चलता रहा और दांडी मार्च भी चलता रहा। आखिरकार 6 अप्रैल का दिन भी आया जब मार्च दांडी पहुंचा। 50,000 के लोगों का कारवां तो पहले ही बन चुका था। वहां पहुंचते पहुंचते 1 लाख से भी ज्यादा लोग हो गए। स्थानीय लोग भी उमड़ते चले आए। लाख से भी ज्यादा लोगों के बीच में गांधी जी ने समंदर से एक मुट्ठी नमक उठाकर देश की आज़ादी के संकल्प को दोहराया। जब 6 अप्रैल को शांतिपूर्वक दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ने का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो गांधी जी ने अगला कार्यक्रम धर्मशाला स्थित धरासना साल्ट वर्क्स के सामने पिकेटिंग का कार्यक्रम बनाया। यह 5 मई को होना तय हुआ, लेकिन गांधी जी को 4 मई 1930 को ही अरेस्ट कर लिया गया। अब इरविन को समझ में आ गया था कि शांति में अहिंसक आंदोलनों को कुचलना तो हिंसा से ही पड़ेगा। धरासना दांडी से 25 किलोमीटर दक्षिण था। सरकार नर्वस होने लगी। गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद गांधी जी को अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, इसलिए उन्होंने गांधी जी के बाद कौन कैसे नेतृत्व करेगा इसकी भी योजना बना दी थी। तैयब जी और कस्तूरबा गांधी उनके बाद नेतृत्व करने वाले थे। तैयब जी हाई कोर्ट ऑफ बड़ौदा के चीफ जस्टिस रह चुके थे। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद नेतृत्व के लिए सरोजिनी नायडू और अबुल कलाम आजाद सामने आए। सरोजिनी नायडू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हाथ कोई नहीं उठाएगा, मार खाइए मगर मारिए नहीं। भीड़ ने फैक्ट्री की फेंसिंग तोड़ दी और अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों के जीवट को तोड़ने के लिए मानवाधिकारों पर भयंकर प्रहार किए। लोग मार खाते रहे लेकिन हाथ किसी ने नहीं उठाया। 5 लोग इस लाठीचार्ज और हिंसा में मारे गए, लेकिन किसी ने भी उलटकर हिंसा नहीं किया। अब माहौल और इधर टैक्स के खिलाफ टैक्स न देने से और पूरे देश में आंदोलन खड़ा होने से सरकार तो घबराई ही हुई थी। माहौल को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले की पेशकश की। जुलाई 1930 में ये सम्मेलन नवंबर से लेकर जनवरी तक चलने वाले थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी नेता ने हिस्सा नहीं लिया। कुछ लोग गए थे लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से गए थे, वो कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हुए नहीं गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के नाम पे अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि कॉन्फ्रेंस में गांधी जी या कांग्रेस के की नुमाइंदगी हो ताकि असहयोग आंदोलन को दबाया जा सके। आखिरकार जनवरी 1931 में गांधी जी को रिलीज किया गया और फिर गोलमेज सम्मेलन का न्योता दिया गया। इस बार गांधी जी ने इस न्योते को स्वीकार किया, आंदोलन को स्थगित किया और 28 दिसंबर 1931 को बैठक में हिस्सा भी लिया। पर गांधी जी की एक भी सुनी नहीं गई। वे बैरंग वापस चले आए। इस दौरान लॉर्ड वायसराय की जगह वेलिंगटन ने ले ली थी। उन्होंने गांधी और कांग्रेस दोनों को मानने से सीधा इनकार कर दिया था। सिविल मार्शल लॉ के जरिए ब्रिटिश हुकूमत ने बेहिसाब पावर अर्जित कर ली थी। जब आंदोलन में हिंसा का तत्व जुड़ा होता है तो हुकूमत की तरफ से हिंसा करना आसान होता है, लेकिन जब आंदोलन बिल्कुल ही अहिंसक हो
तो हुकूमत की तरफ से हिंसा करना थोड़ी मुश्किल होती है। फिर भी इस बार उन्होंने तय कर लिया कि हम हिंसा से दबाएंगे। उधर गांधी जी लौट कर आते हैं 28 दिसंबर को और 29 दिसंबर को ही फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत बिल्कुल तैयार थी अब की बार हिंसा करने के लिए। 4 अगस्त 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान और नेहरू जी की भी गिरफ्तारी हुई। पूरे देश में धरपकड़ का सिलसिला चला। केवल 120 दिनों में देश भर से 80,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के तमाम ठिकानों सहित गांधी जी के सभी आश्रम ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिए गए। हालात के मद्देनजर आंदोलन को 1933 में सस्पेंड और 1934 में रोक दिया गया। आंदोलन रुक जाने से एक किस्म की निराशा तो हुई, लेकिन कई बार 4 कदम आगे चलने के लिए 2 कदम पीछे हटना ही पड़ता है। लेकिन आंदोलन कई अर्थों में अपना असर दिखा चुका था। शराब की खपत कम होने से, विदेशी माल की बिक्री कम होने से, हुकूमत के राजस्व में महसूस होने लायक कमी आ चुकी थी। कर्मचारियों की कमी से सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं, बच्चों, गरीबों, दलितों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं के शिरकत करने से आंदोलन घर घर पहुंच चुका था। आज़ादी की भूख जाग चुकी थी और अहिंसक आंदोलन के बारे में एक व्यापक समझ बन चुकी थी। फिर भी गांधी जी को 2 चीज़ें बहुत परेशान कर रही थी। एक तो ये कि इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले काफ़ी कम हो गई थी। असहयोग आंदोलन के दरमियान गांधी जी ने जो खिलाफत मूवमेंट का सहयोग किया था, उसकी वजह से मुसलमानों की भागीदारी काफ़ी बढ़ गई थी। दूसरी उनकी चिंता का विषय था बहुत गरीब किसानों, मजदूरों के सर्वाइवल को लेकर, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जमींदारी टैक्स जिसको हफ्ता कहते थे वो देने से इनकार कर दिया था। तो कुछ वैसे मजदूर किसान जिनके पास अपना मालिकाना नहीं था, लेकिन वो कुछ ज़मीनें जो उनको ऐसे ही मिली हुई थी उस पर वो खेती करके जीवन यापन करते थे, वो उनसे छीन ली गई। तो वो बिल्कुल बेसहारा, बेरोजगार हो गए। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ आई। उन्होंने उनके दर्द पे मरहम लगाया, जीविकोपार्जन में मदद करने का विश्वास दिलाया और वहाँ पे अपना जड़ जमाया। यह आंदोलन का अंत नहीं था, यह एक नए आंदोलन का आगाज़ था। सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पर रोक दिया गया था हालातों की वजह से। तो ये है मेरी समझ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।